वेलकम टू बिहार मैटर्स। विद्यार्थियों, आज के इस विशेष सेशन में आप सभी का स्वागत है। जी, सभी अभ्यर्थियों को नमस्कार। तो आज हम शुरू कर रहे हैं अपनी बीपीएससी करंट अफेयर्स मास्टर क्लास सीरीज का लेक्चर 1। और आज का जो हमारा विषय है वो मेंस और प्रीलिम्स दोनों के दृष्टिकोण से बहुत अहम है। आज हम चर्चा करेंगे बिहार की महिला सशक्तिकरण योजनाएं और सामाजिक आर्थिक संकेतक यानी विमेन एम्पावरमेंट स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स ऑफ बिहार पर। बिल्कुल, और मैं यहाँ शुरुआत में ही स्पष्ट कर देना चाहूँगी कि ये जो लेक्चर है ये आगामी बीपीएससी 2026, बीएसएससी, एसआई और जो टीचर परीक्षाएं हैं उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए, हम यहाँ जो भी बात करेंगे वो पूरी तरह से ऑफिशियल डेटा यानी आधिकारिक आंकड़ों पर आधारित होगी। राइट। और मेंस के उत्तरों में प्रामाणिक डेटा लिखना कितना अनिवार्य होता है ये तो सभी विद्यार्थी जानते ही हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जनसांख्यिकीय और सामाजिक आर्थिक डेटा के एक स्नैपशॉट से ही शुरुआत करते हैं। जी, ये बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक हम बेसलाइन डेटा नहीं समझेंगे हम योजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे। एग्जैक्टली। तो हमारे पास जो आधिकारिक डेटा है वो मुख्य रूप से NFHS 5 यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 और 2011 के सेंसस से आता है। अगर हम कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों पर नजर डालें तो सबसे पहले बात आती है लिंगानुपात की। जी, जिसे हम सेक्स रेशो कहते हैं। बिल्कुल। और बिहार का जो सेक्स रेशियो है वो 1090 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है। ये आंकड़ा अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सही कहा आपने। 1090 का आंकड़ा स्पष्ट करता है कि राज्य में जो जेंडर बायस था उसमें काफी सुधार आया है। और इसके साथ ही एक और बहुत सकारात्मक डेटा है और वो है संस्थागत प्रसव का, यानी जो डिलीवरीज अस्पतालों में होती हैं। राइट, जी बिल्कुल, इंस्टीट्यूशनल बर्थ्स। आज ये आंकड़ा 76.2% तक पहुंच गया है। इसका सीधा अर्थ है कि मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में हमने काफी हद तक नियंत्रण पा लिया है। लेकिन देखिए, यहीं पर अभ्यर्थियों को थोड़ा विश्लेषणात्मक होना पड़ेगा। एक तरफ हम देख रहे हैं कि हमारा लिंगानुपात 1090 के शानदार स्तर पर है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम महिला साक्षरता दर देखें जो 2011 के सेंसस के अनुसार केवल 51.5% है। जी, ये एक चिंताजनक पहलू है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हम कुल प्रजनन दर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट या TFR की बात करें तो वो अभी भी 3.0 पर बनी हुई है। बिल्कुल। और अगर हम NFHS 5 के अन्य संकेतों को गहराई से देखें तो स्थिति और भी स्पष्ट होती है। जैसे कि 20 से 24 वर्ष की आयु की लगभग 40.8% महिलाओं का विवाह आज भी 18 वर्ष से पूर्व हो जाता है। 40.8%? ये तो लगभग आधी आबादी हो गई। जी। और स्वास्थ्य के मोर्चे पर देखिए तो 15 से 49 वर्ष की 63.5% महिलाओं में एनीमिया यानी खून की कमी पाई गई है। राइट। और अगर हम डिजिटल और वित्तीय पहुंच की बात करें तो वहाँ भी एक बहुत बड़ा गैप दिखता है। 55.8% महिलाओं के पास अपना बैंक खाता है जिसे वो स्वयं संचालित करती हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मोबाइल फोन का उपयोग करने वाली महिलाओं का प्रतिशत केवल 24.4 है। एग्जैक्टली। तो विद्यार्थियों को यहाँ ये जो विरोधाभास है, ये जो पैराडॉक्स है वो समझना होगा। एक तरफ लड़कियां पैदा हो रही हैं, बच रही हैं, लिंगानुपात 1090 है, वित्तीय समावेशन भी 55% के ऊपर है, लेकिन दूसरी तरफ साक्षरता इतनी कम है, डिजिटल पहुंच केवल 24% है और 63% महिलाएं कुपोषित हैं। जी। तो मेरा सवाल यहाँ ये है कि आखिर इस गैप को भरने के लिए सरकार क्या कर रही है? नीतियों के स्तर पर ऐसा क्या हो रहा है जो इस विरोधाभास को खत्म कर सके? देखिए, ये बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न है मेंस के दृष्टिकोण से। इस सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने का जो पहला कदम होता है वो है नीति निर्माण में भागीदारी यानी पार्टिसिपेशन इन पॉलिसी मेकिंग। मतलब जब तक महिलाएं खुद सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगी, बदलाव जमीनी स्तर पर नहीं आएगा। बिल्कुल सही कहा। और इसीलिए हम देखते हैं कि बिहार सरकार ने राजनीतिक और प्रशासनिक आरक्षण नीतियों पर सबसे ज्यादा जोर दिया। विद्यार्थियों को ये तथ्य याद रखना चाहिए कि पंचायती राज संस्थाओं में 50% आरक्षण देने वाले देश के पहले राज्यों में से एक बिहार है। जी, 2006 में ये लागू हुआ था, राइट? हाँ, और ये सिर्फ ग्राम पंचायत तक सीमित नहीं है, बल्कि पंचायत समिति, जिला परिषद और शहरी स्थानीय निकायों में भी ये 50% आरक्षण समान रूप से लागू है। और अगर हम प्रशासनिक नौकरियों की बात करें तो
वहां भी महिलाओं के लिए 35% आरक्षण की व्यवस्था है। जी बिल्कुल। गवर्नमेंट जॉब्स में 35% का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। हालांकि हाल ही में राज्य सरकार ने ये स्पष्ट किया है कि ये आरक्षण केवल राज्य की डोमिसाइल यानी जो मूल निवासी महिला उम्मीदवार है उनके लिए ही लागू होगा। राइट। लेकिन विद्यार्थियों को बीपीएससी मेंस के दृष्टिकोण से सिर्फ इन आंकड़ों को रटना नहीं है, बल्कि इसे जोड़कर देखना है। इस रिजर्वेशन पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य केवल कुछ नौकरियां देना या चुनाव जीताना नहीं है। तो आप इसे किस रूप में देखते हैं? देखिए, इसका असली लक्ष्य है एक समावेशी शासन यानी इंक्लूसिव गवर्नेंस और जमीनी नेतृत्व, जिसे हम ग्रास रूट लीडरशिप कहते हैं, उसका निर्माण करना। जब एक महिला मुखिया बनती है तो गांव के विकास के जो मुद्दे हैं वो बदल जाते हैं। बिल्कुल। तब फोकस सिर्फ सड़क या नाली पर नहीं होता, बल्कि स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी और पीने के पानी पर आ जाता है। एग्जैक्टली। लेकिन एक बात यहाँ और उठती है। राजनीतिक सशक्तिकरण तो मिल गया, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता के बिना क्या ये सशक्तिकरण पूरा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक शक्ति अक्सर कागजी बनकर रह जाती है। और इसीलिए राजनीतिक सशक्तिकरण के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण पहल है वो है जीविका प्रोजेक्ट। जीविका मेरे ख्याल से बीपीएससी के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण योजना है। 100% ये रूरल लाइवलीहुड्स और आर्थिक सशक्तिकरण का सबसे बड़ा मॉडल है। विद्यार्थियों को नोट करना चाहिए कि इसे 2006 में ग्रामीण विकास विभाग और बीआरएलपीएस यानी बिहार रूरल लाइवलीहुड्स प्रमोशन सोसाइटी द्वारा शुरू किया गया था। और जहाँ तक मुझे याद है, इसे विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक की सहायता से संचालित किया जा रहा है। जी बिल्कुल। और इसके जो आंकड़े हैं वे किसी भी मेंस के उत्तर को बहुत प्रभावी बना सकते हैं। आज की तारीख में बिहार में 10 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स काम कर रहे हैं। 10 लाख से ज्यादा एसएचजी। और उनमें कितनी महिलाएं जुड़ी होंगी? लगभग 1.3 करोड़ से अधिक महिलाएं इस जीविका नेटवर्क से जुड़ी हुई हैं और इनके तहत 70,000 से अधिक ग्राम संगठन बनाए गए हैं। ये स्केल वाकई बहुत बड़ा है। लेकिन ये महिलाएं जमीनी स्तर पर गतिविधियां क्या कर रही हैं? देखिए, ये सिर्फ बचत नहीं कर रही हैं। ये डेयरी, बकरी पालन, मुर्गी पालन, मशरूम की खेती और अन्य कई छोटे उद्यमों यानी स्मॉल एंटरप्राइजेस का संचालन कर रही हैं। अगर मैं मेंस परीक्षा के लिए एक बहुत ही सटीक विश्लेषण प्रस्तुत करूं, जी, तो मैं कहूंगा कि जीविका की सबसे बड़ी सफलता ये है जी, कि इसने ग्रामीण महिलाओं को केवल कल्याणकारी लाभार्थियों जी, या कह लें कि वेलफेयर बेनिफिशियरीज की श्रेणी से बाहर निकाल दिया है। जी, उन्हें सशक्त बनाया है। राइट। इसने उन्हें सक्रिय आर्थिक प्रतिभागियों यानी एक्टिव इकोनॉमिक पार्टिसिपेंट्स में बदल दिया है। अब वे अर्थव्यवस्था में योगदान दे रही हैं, न कि सिर्फ सरकारी योजनाओं पर निर्भर हैं। बिल्कुल, मैं इस विश्लेषण का पूरा समर्थन करती हूँ। अच्छा। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है महिला नेतृत्व वाली वित्तीय प्रणालियां। मतलब जो बैंक लिंकेज प्रोग्राम्स हैं। एग्जैक्टली। जब महिलाएं एक समूह में माइक्रो सेविंग्स करती हैं और फिर उस आधार पर उन्हें बैंकों से ऋण मिलता है तो उनका वित्तीय आत्मविश्वास बढ़ता है। याद है हमने पहले बात की थी कि 55.8% महिलाओं के पास अपना बैंक खाता है। जी बिल्कुल। वो आंकड़ा इस जीविका के बैंक लिंकेज कार्यक्रम का ही प्रत्यक्ष परिणाम है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता तभी स्थायी हो सकती है, सस्टेनेबल हो सकती है, जब हम इसकी बुनियाद मजबूत करें। आपका अर्थ शिक्षा से है? जी। अगर लड़कियों का कम उम्र में स्कूल छूटना यानी ड्रॉप आउट जारी रहा और बाल विवाह होता रहा तो ये आर्थिक प्रगति एक पीढ़ी के बाद रुक जाएगी। इसीलिए जो जीवन चक्र आधारित शिक्षा योजनाएं हैं यानी लाइफ साइकिल एजुकेशनल स्कीम्स, वे बहुत महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल। और इस दिशा में सबसे अहम है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, जिसे हम MKUI भी कहते हैं। ये शिक्षा और समाज कल्याण विभाग की एक संयुक्त पहल है, राइट? जी। इसका प्राथमिक लक्ष्य बाल विवाह को रोकना और उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना है। और अभ्यर्थियों को इसका हालिया कैबिनेट अपडेट जरूर याद रखना चाहिए। वो 50,000 रुपए वाली प्रोत्साहन राशि। जी बिल्कुल। ग्रेजुएशन यानी स्नातक की पढ़ाई पूरी करने पर लड़कियों को अब 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। लेकिन देखिए, विद्यार्थियों को ये समझना होगा कि ये योजना सिर्फ ग्रेजुएशन के बाद पैसे देने तक सीमित नहीं है। ये जन्म से शुरू होकर ग्रेजुएशन तक किश्तों में मदद करती है। सही कहा आपने। ये एक लाइफ साइकिल अप्रोच है। बच्ची के जन्म पर, फिर टीकाकरण पर, फिर स्कूल जाने पर ये आर्थिक सहायता परिवार को मिलती रहती है,
जिससे वो बच्ची को बोझ न समझें। राइट। और जब हम शिक्षा की बात कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना को कैसे भूल सकते हैं। 2006-07 में जब ये शुरू हुई थी तो इसने एक क्रांति ला दी थी। बिल्कुल, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या डीबीटी के माध्यम से जब लड़कियों को साइकिल के लिए पैसे मिले तो उसके दो बहुत स्पष्ट परिणाम सामने आए। पहला तो लड़कियों के स्कूल नामांकन यानी एनरोलमेंट में भारी वृद्धि हुई। और दूसरा ग्रामीण गतिशीलता यानी रूरल मोबिलिटी में बहुत सुधार हुआ। अगर मैं यहाँ एक मूल्यांकन करूँ तो इस साइकिल योजना ने न केवल स्कूल ड्रॉप आउट को कम किया बल्कि इसने लड़कियों की सार्वजनिक स्थानों पर जो दृश्यता है, जो विजिबिलिटी है, उसे बढ़ाकर एक बहुत गहरी सामाजिक मानसिकता को भी बदला है। ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है। जब समाज रोज लड़कियों को साइकिल पर स्कूल जाते देखता है तो वे जो पितृसत्तात्मक बेड़ियां हैं वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना भी है जो कक्षा 1 से 8 तक के लिए है, ताकि गरीब से गरीब परिवार भी अपनी बेटियों की शिक्षा बिना किसी आर्थिक दबाव के जारी रख सके। जी, और जब ये लड़कियां पढ़ लिख लेती हैं तो वे रोजगार की तलाश में भी आगे आती हैं। इसीलिए सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना भी शुरू की है। इसके क्या प्रावधान है? मेंस के लिए विद्यार्थियों को क्या याद रखना चाहिए? में महिलाओं को स्वरोजगार यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए शुरुआत में 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है और फिर जैसे जैसे उद्यम का विकास होता है ये सहायता 2 लाख रुपए तक की जा सकती है। तो ये सीधे तौर पर उसी एसएचजी मॉडल और जीविका नेटवर्क से जाकर जुड़ जाता है। एग्जैक्टली। लेकिन ये सब तभी फलीभूत होगा जब सामाजिक कुप्रथाएं खत्म होंगी। इसीलिए बाल विवाह एवं दहेज उन्मूलन अभियान जैसे जागरूकता कार्यक्रम भी समानांतर रूप से चलाए जा रहे हैं। क्योंकि हमारा लक्ष्य महिलाओं की स्थिति सुधारना और लैंगिक समानता यानी जेंडर इक्वालिटी स्थापित करना है। लेकिन जब हम सामाजिक सुधारों की बात करते हैं, एक नीति है जिस पर परीक्षा में अक्सर घुमाकर प्रश्न पूछा जाता है। आप शराबबंदी नीति की बात कर रहे हैं? जी, लिकर प्रोहिबिशन पॉलिसी 2016। परीक्षा में अक्सर ये पूछा जाता है कि शराबबंदी को महिला सशक्तिकरण से कैसे जोड़ा जाए। एक विद्यार्थी को इसका आधिकारिक उत्तर कैसे फ्रेम करना चाहिए? देखिए, विद्यार्थियों को यहाँ अपनी व्यक्तिगत राय नहीं बल्कि आधिकारिक सरकारी तर्क यानी गवर्नमेंट जस्टिफिकेशन प्रस्तुत करना होता है। राइट। तो वो तर्क क्या है? सरकार का स्पष्ट मानना है कि शराबबंदी का सीधा संबंध महिलाओं की सुरक्षा और उनके सम्मान से है। पहला पॉइंट है घरेलू हिंसा यानी डोमेस्टिक वायलेंस में कमी आना। जी, शराब के नशे में जो हिंसा होती थी उसमें गिरावट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल। और दूसरा पॉइंट है परिवार की आय की सुरक्षा। जब घर की आय शराब पर खर्च नहीं होती तो वो पैसा परिवार के बेहतर पोषण, बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च होता है। और अगर आपको याद हो, हमने लेक्चर की शुरुआत में 63.5% महिलाओं के अनीमिया से पीड़ित होने की बात की थी। जी हाँ। तो अगर आय सुरक्षित होती है तो सीधे तौर पर महिलाओं के पोषण स्तर में भी सुधार आता है। ये एक पूरा इंटरलिंक्ड साइकिल है। बिल्कुल सही। तो अगर हम इन सभी तथ्यों को अब तक की हमारी जो चर्चा रही है उसे एलीट बीपीएससी मेंस विश्लेषण के ढांचे में पिरोएं तो क्या तस्वीर बनती है? तो विद्यार्थियों, आपको अपने उत्तर के ढांचे में उपलब्धियां और चुनौतियां दोनों को स्पष्ट रूप से लिखना होगा। अगर हम अचीवमेंट्स की बात करें तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व में जो 50% आरक्षण से वृद्धि हुई है वो पहला पॉइंट है। जी। और दूसरा पॉइंट होगा जीविका के जरिए आर्थिक प्रगति। राइट। तीसरा, साइकिल और कन्या उत्थान जैसी शिक्षा योजनाओं से नामांकन में सुधार। और चौथा, महिलाओं के बैंक खातों में वृद्धि जो वित्तीय समावेशन को दर्शाता है। लेकिन एक अच्छे मेंस उत्तर में गंभीर चुनौतियां यानी क्रिटिकल इश्यूज का विश्लेषण भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल। और चुनौतियां क्या हैं? पहली चुनौती है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। इतनी योजनाओं के बाद भी श्रम बल में महिलाओं की वास्तविक भागीदारी अभी भी कम है। और दूसरी बड़ी चुनौती है स्वास्थ्य। वो 63.5% गंभीर एनीमिया का आंकड़ा हमें बताता है कि पोषण के स्तर पर अभी बहुत काम करना बाकी है। इसके अलावा डिजिटल डिवाइड भी है। सिर्फ 24.4% महिलाओं के पास व्यक्तिगत फोन होना आज के तकनीकी युग में एक बहुत बड़ा बैरियर है। और इन सब के मूल में जो एक सबसे बड़ी चुनौती है वो है पेट्रियार्कल नॉर्म्स यानी पितृसत्तात्मक मानदंड जो आज भी समाज में गहराई तक मौजूद है। राइट। तो निष्कर्ष में या आगे की राह वे फॉरवर्ड में विद्यार्थियों को क्या सुझाव देने चाहिए? वे फॉरवर्ड में उन्हें कुछ ठोस समाधान लिखने चाहिए, जैसे उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना
ताकि लड़कियां सिर्फ डिग्री ना लें बल्कि रोजगार योग्य बने। जी, और डिजिटल साक्षरता का विस्तार करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। इसके साथ ही न्यूट्रिशन फोकस्ड इंटरवेंशंस यानी पोषण केंद्रित हस्तक्षेप को जमीनी स्तर पर लागू करना होगा। और अंत में कौशल आधारित रोजगार यानी स्किल बेस्ड एम्प्लॉयमेंट के अवसर पैदा करने होंगे। ये बहुत ही शानदार और संपूर्ण मेंस फ्रेमवर्क है। विद्यार्थियों, आपको विशेष रूप से जीविका की भूमिका और कन्या उत्थान योजना के जो प्रभाव है उस पर संभावित प्रश्नों के लिए तैयार रहना चाहिए। जी, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की श्रेणी में आते हैं। बिल्कुल। तो आज के इस मास्टर क्लास को समाप्त करने से पहले हम आधिकारिक स्रोत से एक गहन मेंस प्रश्न आप विद्यार्थियों के क्रिटिकल थिंकिंग के लिए छोड़ रहे हैं। जी, प्रश्न नोट कर लें। प्रश्न है, इस तथ्य पर स्वयं विचार करें और उत्तर लिखने का प्रयास करें। केवल राजनीतिक आरक्षण ही महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित नहीं कर सकता। चर्चा करें। मैं दोहराता हूं, पॉलिटिकल रिजर्वेशन अलोन कैनॉट एंश्योर वुमेन एम्पावरमेंट। डिस्कस। विद्यार्थियों को सलाह है कि वे आज डिस्कस किए गए इन महत्वपूर्ण बिंदुओं का ठीक से रिवीजन कर लें, खासकर जो प्रीलिम्स के लिए रैपिड रिवीजन डेटा है, जैसे पंचायतों में 50% आरक्षण, जीविका के 10 लाख SHGs, सेक्स रेशो आदि। जी, क्योंकि डेटा ही आपके उत्तर को प्रामाणिक बनाता है। तो विद्यार्थियों, हमारी यह BPSC करंट अफेयर्स मास्टर क्लास सीरीज अगले सेशन में भी जारी रहेगी, जहां हम एक नए विषय पर गहराई से चर्चा करेंगे। बिल्कुल। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई और उत्तर लेखन का अभ्यास जारी रखें। धन्यवाद विद्यार्थियों, जुड़े रहें बिहार मैटर्स के साथ।